फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्यूआर पर। तो हमने पिछली क्लास में बंगाल का अधिग्रहण पढ़ा था। उसमें हमने प्लासी का युद्ध तक पढ़ा था। अब हम इसे आगे बढ़ाते हुए बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि तक पढ़ेंगे। तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र गद्दी पर बैठा। इसने नवाब बनने के बाद अंग्रेज़ों को 24 परगना की जमींदारी दी और उपहार स्वरूप धन प्रदान किया। लेकिन मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की मांगों से तंग आकर डचों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्यवाही की योजना बनाई, जिसका पता अंग्रेज़ों को चला। इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने 1759 में बेदारा का युद्ध किया, जिसमें डचों को पराजित कर दिया गया और इसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम नवाब बनने के पश्चात मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को कुल मिलाकर 29 लाख रुपए की रकम अदा की और इसने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी सौंप दी। इस आधार पर ब्रिटिश अधिकारी वेंस्टॉट ने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी। किंतु यह कोई क्रांति नहीं थी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी। ना ही इस सत्ता परिवर्तन के पश्चात बंगाल की शासन व्यवस्था में कोई व्यापक परिवर्तन आया। लेकिन सत्ता पहले भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कठपुतली नवाब के पास थी और अभी भी बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों की कठपुतली ही था। इस दृष्टि से इसे कोई क्रांति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मीर कासिम से अंग्रेज़ों की आर्थिक हितों को भी चोट पहुंची। फिर मीर कासिम ने यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। मीर कासिम ने अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए वित्तीय स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया और उसने कंपनी के प्रभाव से दूर रखने के लिए वह अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और उसने अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे निःशुल्क व्यापारिक अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने अपने राज्य में चुंगी समाप्त कर दी। इससे अंग्रेज़ों को आर्थिक हानि होने लगी और इस मुद्दे पर अंग्रेज़ों को मीर कासिम से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। अब नवाब ने अपने आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। अब सभी भारतीय और विदेशी व्यापारी एक ही स्तर पर आ गए, जो कि कंपनी को एकदम अस्वीकार्य था। इसका परिणाम स्वरूप 1763 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के विरुद्ध एक औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफ़र को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया। उस समय अवध के नवाब सिराजुद्दौला से मीर कासिम ने शरण मांगी और वहाँ उस समय मुग़ल सम्राट द्वितीय भी शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम और मुग़ल सम्राट द्वितीय ने संयुक्त होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध हुआ। अब हम देखेंगे बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई और इस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों की शरण में आ गया और दूसरी ओर नवाब सिराजुद्दौला के कुछ दिन तक विरोध करने के बाद मई 1765 में आत्मसमर्पण कर दिया। 1765 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट से जो शाह आलम द्वितीय था
उससे इलाहाबाद की संधि कर ली। इलाहाबाद बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेना नायकों का विश्वासघात का परिणाम था। लेकिन बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ बिना किसी छल कपट के ही विजयी हो गए थे। और इसके अतिरिक्त जो अवध के नवाब थे, मीर कासिम था, वो सिराजुद्दौला की भांति अनुभवहीन नहीं थे। उन्होंने रणनीति के साथ युद्ध किया और वो युद्ध कौशल में निपुण भी थे। वे एक योग्य शासक थे, लेकिन इनको पराजित करके कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। इस विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हो गई। अब इलाहाबाद की प्रथम संधि जो मुगल क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम तथा बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के बीच हुई थी, शाह आलम द्वितीय। इसकी जो शर्तें थी वो यह थी कि कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। और दूसरी शर्त यह थी कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा इलाहाबाद के ज़िले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए, और कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अब देखते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। यह क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में संपन्न हुई थी। इसकी शर्तें थी कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया जाए, और कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी जाए, और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई, और शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया गया। ये राजा बलवंत सिंह वो थे, इन्होंने युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज भारत के एक वैध शासक बन गए। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत किए गए। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय ने उन्हें भारत में वैधता प्रदान की। अब अंग्रेज़ों की भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्लासी से चली आ रही धन की लूट को वैधानिक मान्यता मिल गई थी, इसलिए बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध नहीं माना जा सकता है। अब हम इसके आगे बंगाल का द्वैत शासन पढ़ेंगे, जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। थैंक यू।